हाँ, तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के BSTC फर्स्ट ईयर के 5th पेपर के बारे में, जो है हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। इसमें अब हम देखेंगे इकाई 3 जिसका नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति आखिर है क्या। तो पहला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है। तो अर्थपूर्ण शब्दों के शब्द कैसे होते हैं, वैसे शब्द हमेशा अर्थपूर्ण ही होते हैं, सार्थक होते हैं। तो अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित और नियंत्रित विचारों को बोल करके प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अच्छे से याद करना कि अर्थपूर्ण शब्दों के नियोजित और नियंत्रित विचारों को बोल करके प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति है। और भी सरल तरीके में याद करना चाहूँ तो अपने मन के विचारों को और जो है अर्थपूर्ण शब्दों के साथ बोल करके प्रकट करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में आकलन के 3 बिंदु निर्धारित करो। यानी मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें मित्रों तो इसमें आकलन के 3 बिंदु। आकलन क्या होता है, तो आकलन में हम क्या करते हैं कि बच्चों को क्या, ठीक है, वो कैसे सीख रहे हैं, किससे ज़्यादा सीख रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो कैसे नहीं आ रही, ऐसे जो बिंदु है वो हमें पता करना है। अब आकलन के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि का पता करता है और फिर उनकी रुचि को जान करके उनके विकास हेतु जो आवश्यक कदम है वो उठाता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आकलन के 3 बिंदु कौन से हैं, तो बोल करके पढ़ना, बोल करके पढ़ना। तो गुरुजी बोल के पढ़ेंगे तो बालक उनका अनुसरण करेंगे और फिर उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें सुधार आएगा। वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, यानी कोई बिंदु है उसके बारे में बोलना, वर्णन करना, उससे भी बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में पता चलेगा। कहानी सुनाना, तो यह है जो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं और मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के 3 बिंदु है, बोलकर पढ़ना, फिर वर्णन करना और कहानी सुनाना। नेक्स्ट है, बच्चों को बातचीत का अवसर देने से के लाभ बताओ। यानी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अधिक से अधिक जो है बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को बोलने का अवसर अधिक से अधिक देना चाहिए। तो बोलने का अवसर बच्चों को देंगे, बातचीत का अवसर देंगे तो इससे क्या लाभ है, तो इससे यह है कि बालक अपने अनुभव और विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे। इससे क्या होगा, बालक का जो शिक्षक के साथ मैत्री संबंध स्थापित होगा और वह अपने अनुभव और विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे। बालक को बातचीत का अगर अवसर देंगे तो वो शुद्ध बोलना सीखेंगे, उनकी गुरुजी के सामने झिझक मिटेगी और शब्द का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। तो ये है बोलने के फ़ायदे। तो बच्चों को बातचीत के अवसर देने के क्या लाभ हैं, तो अपने अनुभव यानी अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे, शुद्ध बोलना सीखेंगे और शिक्षक के सामने उनकी झिझक मिटेगी और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। तो यह है बच्चों को बातचीत का अवसर देने के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बच्चे भाषा का उपयोग किन चीज़ों के लिए करते हैं। बच्चे हैं जो भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे भाषा का उपयोग कई चीज़ों के लिए करते हैं। पहली बात, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, और क्या है जिसमें प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है। तो ये तो सामान्य सी परिभाषा थी, लेकिन अब हम देखेंगे बच्चे भाषा का उपयोग किस लिए करते हैं। तो कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कई चीज़ों के लिए इसका उपयोग करते हैं जिसमें प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा कि बच्चे अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी उनकी कोई ज़रूरत को पूरा करना है तो वो अपने विचार प्रकट करेंगे भाषा के द्वारा। दूसरों के काम को और अपने काम को संचालित करने के लिए भाषा का काम करेंगे, ठीक है, भाषा का उपयोग करेंगे। दूसरों से संबंध बनाने हेतु यानी दूसरों के साथ जो है मित्रता स्थापित करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए भाषा का जो है उपयोग करेंगे। अपनी अभिव्यक्ति करने हेतु, अपने विचार प्रकट करने हेतु भाषा का उपयोग करेंगे। ज्ञान अर्जित करने के लिए भी भाषा सहायक है। भाषा के माध्यम से अपनी कल्पनाएं करना और उन्हें अभिव्यक्त करना, सूचना या जानकारी देना। तो ये बहुत ईजी है। तो इससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि बच्चे भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए, दूसरों के और अपने कामों को संचालित करने के लिए, दूसरों के साथ यानी अन्य लोगों के साथ जो है संबंध बनाने के लिए, यानी उनसे जुड़ने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, और जो है अपने जो कल्पनाएं करना और उनको अभिव्यक्त करने में भी वो भाषा की सहायता लेते हैं। और कोई सूचना हो, कोई जानकारी हो तो उसको देने के लिए, उन सूचनाएं जानकारी के आदान प्रदान के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब है मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आकलन के विभिन्न तरीके स्पष्ट कीजिए। आकलन के विभिन्न तरीके स्पष्ट कीजिए।
तो आपको ध्यान रखना है कि आकलन के तरीके कौन कौन से हैं। तो आकलन के तरीके यानी किसी भी तरीके को चुनने से पहले प्राप्त की जाने वाली ज़रूरी सूचनाओं के लिए आकलन के प्रकार का निर्धारण आवश्यक है। आकलन करने के 4 मूलभूत तरीके ये हैं जो आगे दिए गए हैं। यानी कि मित्रों, हम आकलन के जैसे कुल 4 तरीके हैं। आकलन के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। इसको हम शुरुआत में भी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आकलन के तरीकों में बात करें कि इनमें से कोई भी तरीका चुनना हो तो उससे पहले प्राप्त की जाने वाली ज़रूरी सूचनाओं के आकलन के प्रकार का निर्धारण आवश्यक है। और ये 4 तरीके कौन से हैं? तो पहले हम इसके तरीकों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहला है व्यक्तिगत आकलन, फिर है सामूहिक आकलन, और फिर है स्व आकलन, और फिर है सहपाठियों द्वारा आकलन। व्यक्तिगत आकलन, व्यक्तिगत का अर्थ क्या होता है? पर्सनल, यानी व्यक्तिगत, स्पेशल। तो एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन जब वह कोई गतिविधि या कार्य करता है तो उसे पूर्ण करता है। यानी मान लीजिए कोई अकेला बालक है और वह कोई भी जो एक्टिविटी कर रहा है उसका आकलन करना, ठीक है, तो वो आएगा व्यक्तिगत आकलन के अंतर्गत। सामूहिक आकलन में क्या होता है? किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रकृति का आकलन सामूहिक आकलन है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया और बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया गया है। यानी पहला तो एक बच्चे को केंद्र में रख करके उसका आकलन करना, उसकी कोई गतिविधि, वह कोई काम करता है तो उससे उसका आकलन करना व्यक्तिगत आकलन है। सामूहिक में क्या करेंगे? बच्चों का समूह बनाएंगे और समूह बनाकर उनको कोई काम दिया जाएगा, ठीक है, उनको कोई सामूहिक कार्य दिया जाएगा। अब सामूहिक कार्य में वो क्या सीख रहे हैं, क्या उनकी प्रकृति है, ठीक है, तो इसके बारे में पता लगाना सामूहिक आकलन आएगा। फिर है स्व आकलन। स्व करके होता स्वयं। तो बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं, रुचि, व्यवहार आदि में प्रकृति के आकलन को स्व आकलन कहते हैं। यानी स्व आकलन मतलब स्वयं का ही आकलन करना। बच्चे के, विद्यार्थी के द्वारा अपना आकलन खुद करना स्व आकलन कहलाता है। और दूसरा है, नेक्स्ट है सहपाठियों द्वारा आकलन। यानी एक बच्चे द्वारा समूह के दूसरे बच्चों का आकलन, इसे 2 बच्चों की जोड़ी या समूह में करवाया जा सकता है। तो देखिए अच्छे से समझिएगा, आकलन के 4 प्रकार है। पहला व्यक्तिगत, यानी एक बच्चे को केंद्र बिंदु बनाकर उसका आकलन करना। फिर बच्चों के समूह बनाकर उनकी जो है क्रियाकलाप, वो जो कार्य करें उसके अनुसार उनका आकलन। और स्व आकलन, बच्चे द्वारा स्वयं का आकलन करना। और सहपाठियों द्वारा आकलन, तो किसी भी बालक का उसके सहपाठियों के द्वारा आकलन करना सहपाठियों द्वारा आकलन कहलाता है। तो इससे आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मित्रों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।